नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की फैमिली की ओर से हमारे इस इंडाइसेस एनालिसिस के सीरीज़ में। आज हम इस इंडाइसेस एनालिसिस के सीरीज़ में जो इंडेक्स डिस्कस करने वाले हैं वो इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा जो कि ये इंडेक्स प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे इन्होंने दी। और सबसे ज़्यादा मिस्टर पीयूष पटेल सर, फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट, जिनके गाइडेंस के सिवा ये प्रेजेंटेशन होना मुश्किल था। तो दोस्तों, मेरा नाम अमोल देशमुख है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और आज मैं जो प्रेजेंट करने वाला हूँ वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं इस इंडेक्स का इन डिटेल एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे देखें सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ निफ्टी, यानी कि निफ्टी में जितने भी सेक्टर्स है उनके अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज यानी कि 37.72 ऑलमोस्ट 78% का जो वेटेज है ये हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को जाता है। और बाकी बचे हुए जो सारे सेक्टर्स है वो कुल मिला के लगभग 62% यहाँ पे हमें कॉम्पोजिशन देते हैं। तो ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो सेक्टर है ये जो इंडेक्स है ये सबसे बड़ा इंडेक्स यहाँ पे हम निफ्टी में मान सकते हैं इसको। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर इसमें हम देखें तो पूरे इंडेक्स का जो मार्केट कैपिटल है 46,49,000 करोड़ है। और अगर हम इनका सेल्स देखें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में का एंड का अगर देखें तो लगभग 15,94,000 का इनका सेल है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो इंडेक्स है ये बड़ा इंडेक्स है, तो इसको हम जो है एक एक एज ए इंडेक्स हम इसको नहीं देख सकते, तो हम इसको सेगमेंट वाइज देखना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर इस इंडेक्स को हमें समझना है तो सेगमेंट वाइज हम इसको इजीली समझ पाएंगे। तो हमें देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड है। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 सेगमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड है। उसमें से जो सबसे पहला जो इंडेक्स है, सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है बैंकिंग। बैंकिंग में अगर हम देखें तो उसका मार्केट कैप लगभग 30 लाख करोड़ का है, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है उसके। और अगर हम उसका सेल्स भी देखें तो लगभग 10 लाख करोड़ का उसका सेल्स है। उसके बाद अगर हम दूसरा सेगमेंट देखें एनबीएफसी, तो एनबीएफसी का भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उनका जो सेल्स है वो लगभग 2 लाख करोड़ का सेल्स है। उसके बाद अगर हम अगला यानी कि तीसरा सेगमेंट देखें तो तीसरा सेगमेंट जो इंश्योरेंस है उसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो उसका भी मार्केट कैप लगभग 4,16,000 करोड़ का है और उसका जो सेल्स है वो भी लगभग 2,21,000 करोड़ का है। उसके बाद अगर हम इसके चौथे सेगमेंट को देखें तो वो हाउसिंग फाइनेंस है, जिसका मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ तक है और जिसका सेल्स 22,000 करोड़ से भी ऊपर है। उसके बाद अगर हम पांचवा सेगमेंट देखें तो वो एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज होती है वो, अगर उनका हम मार्केट कैप देखें तो लगभग 52 करोड़ का उनका 52,000 करोड़ का उनका मार्केट कैप है और उनका अगर सेल्स देखें तो लगभग 2,483 करोड़ का इनका यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। और अगर हम इसमें एक्सचेंज 6 सेगमेंट देखें जो कि एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज का जो सेगमेंट है वो उसका जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ का है और उसका जो सेल्स है वो 474 करोड़ का है। हम यहाँ पे जो सेगमेंट्स का बात कर रहे हो, सेगमेंट्स के सारी कंपनी, हर सेगमेंट की सारी कंपनी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें जो टॉप ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसमें से टॉप 20 कंपनीज है, जिसमें से हम अगर देखें तो कुछ बैंकिंग में है, कुछ एनबीएफसी में है, कुछ इंश्योरेंस में। तो ये जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें जो टॉप 20 कंपनीज है उन कंपनीज को जो हम सेगमेंट वाइज जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो मार्केट कैप और उसके बाद जो सेल्स आता है वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी दोस्तों इसके बाद हम इस पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स को हम इसको सेगमेंट वाइज समझेंगे, क्योंकि हर सेगमेंट का बिजनेस मॉडल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंकिंग के सेगमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंकिंग के सेगमेंट को एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है इसमें जो बैंकिंग के स्टॉक्स है वो बैंकिंग के जो स्टॉक्स है वो इस तरह से, सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद एसबीआई, उसके बाद कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। अगर हम पूरे सेगमेंट का मार्केट कैप देखें तो पूरे सेगमेंट का मार्केट कैप जो है वो लगभग 30 लाख करोड़ का पूरे सेगमेंट का मार्केट कैप है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगर हम इसके सेल्स देखें तो लगभग 10,61,000 करोड़ के इनके सेल्स है कंपनी वाइज मार्केट कैप। और अगर हम सेल्स देखें तो इसमें एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11,92,000 यानी कि 12 लाख करोड़ का है। उसका जो सेल्स है वो 2 लाख करोड़ का है।
यहाँ पे हम HDFC बैंक में एक एरर है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि HDFC का मार्केट कैप है वो लेटेस्ट मार्केट कैप है जो कि मर्जिंग के बाद लिया गया है। यानी कि इस मार्केट कैप में हाउसिंग फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी कंपनीज इंक्लूड है। पर ये जो सेल्स आपको दिख रहा है 2 लाख करोड़ का जो सेल्स दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक का स्टैंड अलोन सेल्स है। तो इसमें एक छोटा एरर है। इसके बाद अगर हम ICICI बैंक को देखें तो इसका मार्केट कैप जो है वो लगभग 6 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका अगर सेल्स देखें तो वो भी लगभग 1,86 करोड़ का सेल्स है। यानी कि लगभग HDFC बैंक के स्टैंड अलोन सेल्स के लिए उतना ही है, लेकिन इसको मार्केट कैप उतना नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक का जो मार्केट कैप है वो लगभग 5 लाख करोड़ का है। उसका जो सेल्स है वो 4,73,000 यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ का सेल्स है। अगर हम सेल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे हमें स्टेट बैंक दिखा रहा है। लेकिन स्टेट बैंक जो है एक पब्लिक बैंक है और ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, अदर जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का यहाँ पे हमने मार्केट कैप और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। अभी सेल्स के बाद थोड़ा सा हम इसका इंडिविजुअल मार्केट कैप समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल मार्केट कैप अगर देखें तो HDFC बैंक का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 39% का मार्केट कैप HDFC बैंक ही हमें यहाँ पे दे रहा है। और उसके बाद लगभग 22% यानी कि अगर हम इन दोनों को देखें तो लगभग 60% मार्केट कैप HDFC बैंक और ICICI बैंक हमें दे रहे हैं। उसके बाद फॉलो कर रहा है उसको स्टेट बैंक 16%, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और बैंक्स के हम थोड़ा सा एडवांसेस यानी कि जो उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूशन किए वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसके देखते हैं। तो एडवांसेस जो है हमने जो निफ्टी में जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उन सब के यहाँ पे हमने एडवांसेस लिए हुए हैं। हम जब बैंकिंग देखते हैं तो किसी भी बैंकिंग के मेन इनकम होता है उनका इंटरेस्ट का इनकम। तो अगर जो बैंक सबसे ज़्यादा लोन दे पाती है जाहिर सी बात है कि वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा कमा पाती होगी और उसका सेल्स भी हमें यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमको ये समझ में तो आता है कि जो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी वही बैंक फास्ट हमें यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आएगी। अगर हम इसके लोन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो एडवांसेस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो देखें तो ये जो फिगर्स है वो ये लाख करोड़ में हमारे ये फिगर्स है। तो अगर सबसे पहले देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका लगभग 32 लाख करोड़ का एडवांसेस उन्होंने अभी तक दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें HDFC बैंक, उन्होंने भी 16 लाख करोड़ का लोन यहाँ पे अब तक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद ICICI बैंक 10 लाख करोड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बैंक यहाँ पे अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जो सेल्स है सेल्स में सबसे ज़्यादा यानी कि 40.6% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट बैंक हमें दे रहा है, जो कि हमने जो पहले बात किया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद 19.7% HDFC बैंक और 17.9 यानी कि ऑलमोस्ट 18% का ICICI बैंक। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंडर करा दूं जो कि हमने पहले बात किया था कि जो HDFC बैंक का हमें यहाँ पे जो सेल्स दिख रहा है 2 लाख करोड़ का वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन HDFC बैंक का सेल्स है, मर्जर से पहले का। मर्जर के बाद का अभी इस क्वार्टर में हमें आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं इनके ग्रॉस NPS। तो ग्रॉस NPS में किसी भी बैंक में अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें दो हो जाती है। एक तो कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से वो रिकवरी कितना कर पा रहा है। तो ग्रॉस NPS हमको बताता है कि यहाँ पे कि वो बैंक्स कितना लोन अपना रिकवर कर पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे कम ग्रॉस NPS जो है वो HDFC बैंक का है जो कि 1.12%, फॉलोड बाय कोटक बैंक 1.75%, एक्सिस बैंक 1.96% एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें एक बात तो दिख रही है कि HDFC बैंक का लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी अदर बैंक के मुकाबले ज़्यादा है और इनका रिकवरी भी अच्छा है, यानी कि ग्रॉस NPA भी इनका अच्छा है। तो हमें यहाँ पे इनका सेल्स भी इसी वजह से अच्छा हमें यहाँ पे दिखा। अब हम देखते हैं इनका पिछले 10 सालों का जो सेगमेंट है बैंकिंग उसका सेल्स ग्रोथ। अगर हम एवरेज ग्रोथ देखें तो सेगमेंट का 15% है। और अगर इसमें हम बैंक वाइज देखें तो कोटक बैंक का 20%, HDFC बैंक का 19%, ICICI बैंक का 15%, फॉलोड बाय अदर बैंक्स। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एवरेज जो है इसका ग्रोथ 15% है और जो कोटक बैंक HDFC बैंक है वो 19-20% हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। यानी कि आने वाले समय में भी हम ये जो प्राइवेट बैंक सेक्टर्स है उसमें हम 15-20% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पे हम कर सकते हैं।
उसके बाद हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। अगर प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो HDFC बैंक 20.99 यानी कि ऑलमोस्ट 21%, कोटक बैंक 20%, फॉलोड बाय ICICI, SBI एंड एक्सिस बैंक। तो इस तरह से इनके और इनका जो एवरेज जो ग्रोथ है पूरे सेगमेंट का वो पिछले 10 ईयर्स में 17% का यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद हम थोड़ा सा अभी ये जो क्वार्टर 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर हुआ उसके ग्रोथ को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें सेल्स की ग्रोथ को समझते हैं। तो एवरेज सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हमें 40% दिख रहा है, यानी कि पिछले कोविड के बाद से जो 2-3 साल आए, इसमें कोविड के बाद थोड़ा सा उनका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। तो इसकी वजह से इनका जो हमें सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है वो 40% दिख रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमें धीरे धीरे कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में है कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर क्योंकि ये जो 40% का ग्रोथ है ये कंटिन्यू मेंटेन करना मुश्किल है। तो ये जैसे जैसे कूल ऑफ होगा तो ये हम जैसे हमने उम्मीद किया 15 to 20% के अराउंड हम आगे इसको सेटल होता हुआ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बैंक वाइज तो HDFC बैंक में 59% का, ICICI बैंक में 42% का, फॉलोड बाय कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBI। यहाँ पे आप हमें यहाँ पे ये ग्रोथ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम मार्जिन की बात करें तो एवरेज मार्जिन जो है 47% का है। SBI का जो मार्जिन है वो उनको 149% दिख रहा है, क्योंकि उनका जो कोविड के बाद का जो म्यूटेड हो गया तो उसके बाद उनका प्रॉफिट में थोड़ा सा ग्रोथ आ रहा है तो उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन ये भी जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो मेंटेन नहीं होगा, ये भी प्रॉफिट का ग्रोथ धीरे धीरे कूल ऑफ होता हुआ हमें 15 से 20% के बीच में प्रॉफिट ग्रोथ भी आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम अभी देखें Q1 तो SBI का जो है 149% का प्रॉफिट ग्रोथ है, कोटक बैंक का 51% है, फॉलोड बाय ICICI, एक्सिस एंड HDFC बैंक। आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को हम समझने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो होता क्या है। तो इस रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो कैपिटल है उसके अगेंस्ट ये लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, या फिर कैपिटल के मुकाबले कितना रिस्क हम यहाँ पे बैंक्स ले रहे हैं। तो लोन्स मीन्स रिस्क, ये किसी भी बैंक के लिए लोन्स मीन्स रिस्क होता है। मीन्स कि जो वो एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक रिस्क की तरह उसको देखना पड़ता है। तो अगर कैपिटल अगर आप बढ़ा पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एडवांसेस भी बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए जो बैंक्स अपना कैपिटल बढ़ा पाती है और एडवांसेस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है तो वो रेशो हम अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए जिनका ये जो कैपिटल एडेक्वेसी रेशो अच्छा होता है उन बैंक्स को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये कैपिटल के मुकाबले रिस्क को देखता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोटक बैंक में लगभग 22%, HDFC बैंक में 19%, फॉलोड बाय ICICI, एक्सिस एंड SBI। यहाँ पे आप इसको पूरा यहाँ पे बाकी के भी फिगर्स यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के यहाँ पे रेशियोज यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एवरेज जो अपना सेगमेंट है उसका 16% है। और अगर हम देखें तो ICICI बैंक 16.12, HDFC बैंक 15.94, यानी कि 16% के अराउंड ये लोग मेंटेन यहाँ पे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी हो रहा है। इसके बाद अगर इनका हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखें तो वो भी 44 टाइम्स है। यहाँ पे अगर इसमें हम सबसे पहले देखें तो HDFC बैंक जो कि 83 टाइम्स इनका रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि हमारा जो पेड अप इक्विटी इसके मुकाबले ये हमें कितना रिटर्न दे रहा है इसको हम इसमें देखते हैं। तो लगभग HDFC बैंक हमको 83 टाइम्स दे रहा है, स्टेट बैंक हमको 63 टाइम्स दे रहा है, फॉलोड बाय आप आगे फिगर्स देख सकते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। ये इस तरह से ये हमें यहाँ पे रिटर्न्स अपने पेड अप कैपिटल पे दे रहे। इसके बाद हम इसके अभी हमने जो बैंकिंग सेक्टर देखा, बैंकिंग सेगमेंट या फिर सेक्टर देखा, उसका कुछ कंक्लूजन देखते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो है वो है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो एक मैच्योर बैंक्स है और एक बड़ा सेक्टर है। तो इसमें हमें जाहिर सी बात है कि एक अच्छी और हमें बड़ी कंपनी ही इसमें हमें देखनी चाहिए। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के ग्रोथ की बात करें तो इसमें हम 15% प्लस का ग्रोथ हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखें तो उनका जो ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा।
यानी कि हम अगर यहाँ पे देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम 10 से 12% का ग्रोथ का उम्मीद कर सकते हैं। इसमें हम अगर स्टेट बैंक छोड़ दे तो बाकी सारी बैंक्स हमें 10 से 12% की ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। और स्टेट बैंक में भी हम ज़्यादा उम्मीद इसीलिए करेंगे क्योंकि स्टेट बैंक के अदर बिजनेसेस भी है, जैसे उनका इंश्योरेंस है, उनका जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उनका एएमसी है। तो इस तरह से उनके अदर बिजनेसेस भी होने की वजह से हम स्टेट बैंक में थोड़ा सा एक 10 to 12% से अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा इसमें सेगमेंट है फिर सेक्टर देखने वाले, वो है नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज, यानी कि हम जिनको एनबीएफसी यहाँ पे हम बोलते हैं। अगर हम एनबीएफसी में जो स्टॉक्स है उन स्टॉक्स का अगर मार्केट कैप देखें तो पूरा अगर ये 8 स्टॉक्स देखें तो उनका जो मार्केट कैप है वो लगभग 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उनका जो सेल्स है वो लगभग 2 लाख करोड़ का इनका सेल्स है। अब हम इनमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं वो एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ का है और जो लगभग 41,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस करता है। इसमें हम अगर दूसरा कंपनी देखें बजाज फिनसर्व, जिसका मार्केट कैप लगभग 2,40,000 करोड़ है और जिसका बिजनेस लगभग 23,000 करोड़ है। लेकिन हम बजाज फिनसर्व जो है इसको एक प्योरली फाइनेंस की कंपनी नहीं बोल सकते, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है एक होल्डिंग कंपनी है जिसके तीन अलग अलग पार्ट्स है, जिसमें से बजाज फाइनेंस एक पार्ट है जो कि एनबीएफसी में इंक्लूड किया गया है। और उनके अदर जो बजाज फिनसर्व के अदर जो 2 पार्ट्स हैं वो पार्ट्स है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस एंड एक है जनरल इंश्योरेंस, जो कि आगे हम आने वाले इंश्योरेंस के सेक्टर्स में हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो बजाज फिनसर्व हमारे लिए एक होल्डिंग कंपनी जैसा होगा, एक प्योरली फाइनेंस कंपनी जैसा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम अगला एनबीएफसी देखें तो वो है चोला फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप लगभग 92,000 करोड़ है और जिसका जो सेल्स है लगभग 12,000 करोड़ का इसका सेल्स है। उसके बाद आता है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस जो है वो एक 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 29,800 ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का इसका यहाँ पे सेल्स है। उसके बाद हम देखें मुथूट फाइनेंस को, तो मुथूट फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो लगभग 51,000 करोड़ का है और उसका जो सेल्स है वो लगभग 11,800 का, यानी कि 11,900 12,000 करोड़ का हम इसका सेल्स मान सकते हैं। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो अगला जो स्टॉक है वो एसबीआई कार्ड, जिसका मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ के अराउंड है और जिसका जो सेल्स है लगभग 14,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स है। आगे का जो 2 कंपनीज है पीएफसी और आरईसी लिमिटेड, तो ये इनमें हम अगर देखें तो इनका मार्केट कैप जो है 69,000 करोड़ का मार्केट कैप पीएफसी का है और उनका सेल्स है 77,000 करोड़ का। और अगर हम आरईसी लिमिटेड देखें तो उसका भी जो मार्केट कैप है 63,000 करोड़ और उसका जो सेल्स है वो 39,000 करोड़ का उसका हमें यहाँ पे सेल्स दिख रहा है। लेकिन इन 2 कंपनियों को हमें थोड़ा अलग तरह से समझना होगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है उसमें से जो आरईसी लिमिटेड जो कंपनी है वो एक पीएफसी का एक पार्ट है और ये पीएफसी और आरईसी लिमिटेड गवर्नमेंट को सेल्स करते हैं, तो इसके लिए इनके जो सेल्स है वो सेल्स आपको हायर ही दिखेंगे। पर इनमें जो ग्रोथ है वो रिटेल फाइनेंस जैसी ग्रोथ नहीं दिखेंगे। जैसे हम बजाज फाइनेंस में हम ग्रोथ देखेंगे वैसे ही इसमें हम ग्रोथ नहीं देख सकते। तो इन 2 कंपनियों का हम एक लाइक एग्जैक्ट निश मार्केट नहीं, लेकिन निश मार्केट जैसा हम इनको समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम ये जो पीएफसी और आरईसी जो है, आरईसी लिमिटेड जो है, उनमें एक 10% का ग्रोथ हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 कंपनीज है वो कंपनीज आज़ादी के समय से है। और जब ये कंपनीज फॉर्म हुई थी तो इनका जो मेन पर्पस था वो एक उनको इरिगेशन के लिए इरिगेशन के रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हुए उनको फाइनेंस करने के लिए इन 2 कंपनीज फॉर्म हुई थी। क्योंकि हम जब हम आज़ाद हुए थे उस समय पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज थे, जैसे हमें वीट हो गया, राइस हो गया, अलग अलग कंट्रीज से हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता था और उस समय बाहर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ने वो हमें देने से उस समय मना कर दिया था। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे ओवरकम करने के लिए हमें उस समय फाइनेंस का ज़रूरत था। तो इस फाइनेंस की नीड को कंप्लीट करने के लिए ये 2 कंपनीज उस समय पे फॉर्म हो गए थे। तो वहाँ पे जो फार्मर लोगों को एक इरिगेशन का जो भी ज़रूरत होता था तो वो सब कंसिडरेशन करके उनको फाइनेंस करने के लिए 2 कंपनीज फॉर्म हुई थी। तो इसी वजह से हम इनको थोड़ा सा ये फाइनेंस एनबीएफसी में होते हुए भी एक अलग नज़रिए से थोड़ा सा हम इनको देखेंगे। इसके बाद हम इनके मार्केट कैप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हमें यहाँ पे बजाज फाइनेंस का दिख रहा है लगभग 4.5 लाख करोड़ का, जो कि 40% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद बजाज फिनसर्व, जो कि हम इसको एक होल्डिंग की कंपनी की तरह देखेंगे,
और उसके बाद चोला फाइनेंस 8%, SBI कार्ड 7.1%। तो इस तरह से हमें सारी कंपनीज यहाँ पे मार्केट कैप में डिस्ट्रीब्यूट करती हुई देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे बजाज फाइनेंस को मार्केट कैप मिल रहा है क्योंकि वो एक रिटेल फाइनेंस में काम करता है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो वो हमें दिख रहा है कि PFC और REC लिमिटेड को उस तरह से यहाँ पे मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे PFC और REC लिमिटेड इनका तो जो क्लाइंट्स है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, गवर्नमेंट ऑफ केरला हो गया, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं। तो इसलिए इनका जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैक्सिमम लोन डिस्ट्रीब्यूशन इनका ही होता है, इन कंपनियों से होता है। तो ये तो इसीलिए इनका जो PFC का है वो लगभग 9 लाख करोड़ का यहाँ पे हमें लोन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, REC लिमिटेड का 4.6 लाख दिख रहा है। बजाज फिनसर्व को तो एक हम होल्डिंग कंपनी मानेंगे जिसमें बजाज फाइनेंस इंक्लूड है, और बजाज फाइनेंस का 2.7 लाख करोड़ का। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इनका नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम इनके सेल्स को देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स आपको यहाँ पे PFC का दिख रहा होगा, क्योंकि PFC पुराना कंपनी और बड़ी कंपनी है, और ये इनके जो क्लाइंट्स है वो गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे उनके क्लाइंट्स फिक्स है। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ अगर देखें बजाज फाइनेंस को जो कि 16.5% का सेल्स ग्रोथ कर रहा है, तो ये जो कंपनी PFC REC लिमिटेड है वो आज़ादी के समय से होते हुए भी ये REC लिमिटेड को ओवरटेक करके अभी इसका जो सेल्स है काफ़ी अच्छा आया है, और लगभग ये PFC के सेल्स को आगे आने वाले कुछ सालों में भी PFC के जितना ये सेल्स कर सकता है। इसके बाद हम इनके ग्रॉस NPA अगर देखें, जिसमें बजाज फिनसर्व को अगर इग्नोर करें क्योंकि ये तो एक होल्डिंग वाली कंपनी है, तो भी अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस सबसे कम NPA यहाँ पे मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि वो 1.09 यानी कि ऑलमोस्ट 1% का, और उसके बाद SBI का 2.41% का, फॉलोड बाय उसको फिर PFC, चोला फाइनेंस, यहाँ पे आप बाकी सारी कंपनियों का यहाँ पे NPA देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पिछले 10 सालों का अगर यहाँ पे ग्रोथ देखें तो पिछले 10 सालों का जो सेगमेंट का एवरेज ग्रोथ है वो 17% का दिख रहा है। इसमें SBI कार्ड जो कि 30%, बजाज फाइनेंस 29%, बजाज फिनसर्व 26%। इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें REC लिमिटेड जो है हमको 11.2% का, यानी कि पिछले 10 सालों में हमें जो ग्रोथ दिख रहा है हम इसको आने वाले समय में भी यही ग्रोथ यानी कि 10 से 11% का ग्रोथ ही हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे PFC में 16% का ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसका ये रीज़न है कि REC लिमिटेड जो है वो PFC में मर्ज है, तो ये REC लिमिटेड का भी बिजनेस हमको इसमें दिख रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये 16% का जो ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ नहीं है, तो ये जो ग्रोथ है ये मर्जिंग की वजह से, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ग्रोथ आया है वो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ग्रोथ है। नहीं तो आने वाले दिनों में हम इन दोनों कंपनियों में PFC और REC लिमिटेड में 10 to 11% का ही ग्रोथ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्रॉफिट ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कंपनी वाइज प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो पूरे सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो 47% है, जो कि अगर हम इसमें देखें श्रीराम फाइनेंस 120%, बजाज फाइनेंस 64%, बजाज फिनसर्व 47%, फॉलोड बाय अदर NBFCs। लेकिन हम जैसे हमने बात किया था कि ये जो ग्रोथ है सस्टेनेबल नहीं है, तो धीरे धीरे ये कूल ऑफ होता हुआ अपने नेचुरल ग्रोथ पे ये धीरे धीरे आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके Q1 2024 के जो ग्रोथ्स हैं उनको। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चोला फाइनेंस है इसमें हमें जो दिख रहा है वो लगभग 47.4% का सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व 46%, बजाज फाइनेंस 34.6%, फॉलोड बाय अदर NBFC, जो यहाँ पे आप इसके फिगर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो इनका 27% है, और यहाँ पे बजाज फिनसर्व में 43.9% जो कि होल्डिंग कंपनी है, फिर बजाज फाइनेंस 32.4%, PFC 30.6%, फॉलोड बाय अदर यहाँ पे हमें यहाँ पे NBFCs हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम मार्जिन्स की बात करेंगे तो फाइनेंस की कंपनी में मार्जिन्स तो काफ़ी अच्छे ही होते हैं। यहाँ पे अगर हम मुथूट फाइनेंस में देखें तो लगभग 32.51 यानी कि हम इसको एवरेज 33% का भी मार्जिन मान सकते हैं। तो जो कि ये मुथूट फाइनेंस जो है गोल्ड फाइनेंस में इनका ज़्यादातर यानी कि लगभग मोर देन 95% जो इनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो गोल्ड में होता है। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो है उनके मार्जिन सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि एक गोल्ड जो है उसको हम एक सिक्योर प्रोडक्ट हम यहाँ पे मान सकते हैं। उसके अगर हमें बजाज फाइनेंस में देखें तो लगभग 27.5% यानी कि 28% हम इसको ग्रोथ मान सकते हैं।
लेकिन ये बजाज फाइनेंस में जो कि एक रिटेल फाइनेंस में काम करता है, तो वो जो रिटेल फाइनेंस है वो एज जितना गोल्ड सिक्योर उतना नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के लिए देखें, तो अगर कोई एसी परचेस करता है और उसके लिए बजाज फाइनेंस अगर उसको लोन देता है, तो जो एसी है वो एक तो डिप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है, जो कि गोल्ड जो है वो डिप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट नहीं है। तो यही एक वजह है कि जो गोल्ड की कंपनीज होती है उनमें कंपैरेटिवली अच्छा मार्जिन मेंटेन कर पाती है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कंपेयर टू रिटेल फाइनेंस आपको यहाँ पे कम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे पीएफसी में भी हम 28% का ग्रोथ दिख रहे हैं, इसमें आरईसी लिमिटेड में हम 27% का भी ग्रोथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मार्जिन देख रहे हैं। तो उसका भी एक रीज़न ये है कि ये जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये जो दो कंपनीज है वो मेजरली वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, तो इनके डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी कम होते। तो इसमें कुछ स्टेट्स है जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। तो इसी की वजह से इसमें जो मार्जिन है, थोड़ा मार्जिन यहाँ पे हमें अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगर हम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो देखें, जैसे हमने पिछले बैंकिंग में भी बात किया था, तो कैपिटल के सामने रिस्क कितना है यहाँ पे हम उसको कैपिटल के मुकाबले रिस्क को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर चोला फाइनेंस में देखें तो 17%, श्रम फाइनेंस में 22%, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका एवरेज जो है 18% है, जो कि बजाज फाइनेंस 21%, आरईसी लिमिटेड 19%, पीएफसी 18.9 यानी कि ऑलमोस्ट 19%। तो इस तरह से अपना ये रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंटेन कर रही है, यानी कि जो इनका टोटल इक्विटी है उसके मुकाबले कितना रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर पा रही है। उसके बाद हम अगर देखें रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि इनका जो पेड अप इक्विटी है उसके सामने वो कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। तो अगर इसका हम सेगमेंट का देखें तो 16 टाइम्स है। अगर बजाज फाइनेंस देखें तो 95.9 यानी कि ऑलमोस्ट 96 टाइम्स कर रहा है। बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग जैसा कंपनी, तो यहाँ पे उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और उसको फॉलोड बाय है चोला फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एनबीएफसी अपना रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पा रही है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एनबीएफसी के कुछ कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो सबसे पहला तो सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग के बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है उसको हम एनबीएफसी सेक्टर्स बोलते हैं। तो ये एनबीएफसी सेक्टर क्यों फॉर्म हुआ? तो ये एनबीएफसी सेक्टर इसीलिए फॉर्म हुआ कि जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच सकते उन लोकेशंस पे एनबीएफसी पहुँच पाए, तो इसी वजह से एनबीएफसी वहाँ पे पहुँच गया। अगर आप हम एनबीएफसी में देखें तो यहाँ पे एक रिटेल फाइनेंस एक इसमें आता है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, इसीलिए हम बैंकिंग से ज़्यादा ग्रोथ हम इस सेक्टर में या फिर इस सेगमेंट में उम्मीद कर सकते। तो अगर एनबीएफसी में देखें तो इसमें हम लगभग 15 से 20% का ग्रोथ आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सेक्टर है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर्स के कुछ अगर स्टॉक्स देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर्स में टोटल 4 स्टॉक्स है, जिसमें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। तो ये आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो जनरल इंश्योरेंस से है। तो यहाँ पे भी जो स्टॉक्स है वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में से जो टॉप 20 स्टॉक्स है उसमें से उसमें जो इंश्योरेंस के स्टॉक्स जनरल और लाइफ के वो यहाँ पे हमने लिए। अगर हम इसको मार्केट वाइज देखें तो पूरे सेगमेंट का जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 लाख करोड़ का है, और इनका जो सेल्स है फाइनेंशियल 2023 का अगर सेल्स देखें तो लगभग 1,80,000 करोड़ का इनका यहाँ पे हम सेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो एसबीआई लाइफ, जिसका मार्केट कैप लगभग 1,32,000 करोड़ का है, जिसका सेल्स लगभग 8 लाख करोड़ का है। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ वो 1 लाख जिसमें उनका 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप, 70,000 करोड़ का सेल्स। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जिसका मार्केट कैप 80,800 करोड़ के अराउंड है और इसका सेल्स 23,000 करोड़ के अराउंड है। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस में देखें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, तो जिसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 66,000 करोड़ का है और जो सेल्स है लगभग 4,500 करोड़ का इनका यहाँ पे हम सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके अगर वेटेज वाइज देखें तो एचडीएफसी लाइफ 33% और एसबीआई लाइफ 31% यहाँ पे हमें मार्केट का कैप यहाँ पे शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इनके सेल्स को देखें तो एसबीआई लाइफ 45% और एचडीएफसी लाइफ 39%, यानी कि लगभग दोनों मिला के मोर देन 80% हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्स दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो लाइफ इंश्योरेंस जितना बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको लाइफ इंश्योरेंस के जैसे कंपेयर नहीं कर सकते।
और ना ही आईसीआईसी बैंक को हम एक आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस को एक छोटी कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इन 4 कंपनीज में सिर्फ एक ही कंपनी ऐसा है जो कि जनरल इंश्योरेंस का है, वो है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। बाकी तीनों कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस से यहाँ पे बिलोंग करती है। इसके बाद अगर हम इनका कंपनी वाइज अगर सेल्स ग्रोथ देखें जो पिछले 10 सालों का, तो 10 सालों में एवरेज सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो 16% है, जहाँ पे एसबीआई लाइफ 19%, आईसीआईसीआई जीआई 16%, फॉलोड बाय अदर इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो जो सेगमेंट का प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 26% है पिछले 10 सालों में। अगर हम देखें कंपनी वाइज तो एसबीआई लाइफ 34%, एचडीएफसी लाइफ 26%, फॉलोड बाय अदर इंश्योरेंस लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनके मार्जिन्स देखें तो इनके मार्जिन्स काफ़ी कम होते हैं। तो जैसे जनरल इंश्योरेंस में 2.6%, एचडीएफसी लाइफ में 1.79%, तो इस तरह से आप इसके इनको यहाँ पे इनके मार्जिन्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो Q1 2024 में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 23% है, जिसमें एसबीआई लाइफ 45%, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 31%, फॉलोड बाय अदर इंश्योरेंस कंपनीज। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये जो डेटा है ये थोड़ा सा हमें 61 मंथ प्रीमियम ये डेटा जो है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो कि इसका एवरेज सेगमेंट का जो है वो 52.30% है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद भी कितनी कंपनीज अपना जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस के प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैंक सबसे ज़्यादा प्रीमियम 5 साल के बाद भी कलेक्ट कर पा रहे तो उसको हम अच्छा मान सकते हैं। तो अगर हम इसमें एसबीआई लाइफ को देखें तो लगभग 56.67 यानी कि ऑलमोस्ट 57% इनका 61 मंथ का प्रीमियम 61 मंथ के बाद भी इनका प्रीमियम आ रहा है, जो कि रिन्यूअल प्रीमियम इसको बोल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में 52% है, आईसीआईसीआई प्रू में 46%। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी बैंक ज़्यादा सक्सेसफुल है और कौन सी बैंक 5 साल से ज़्यादा अपने होल्डर्स को अपने साथ यहाँ पे लिंक करने में कामयाब हो पाई है। तो यहाँ पे हम ये सब यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद अगर हम अगला स्लाइड देखें जो कि कंजर्वेशन रेशो का एक स्लाइड है, तो ये कंजर्वेशन रेशो पहले हम समझते हैं कि ये कंजर्वेशन रेशो होता क्या है या फिर इसमें हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंपनीज लाइफ ये भी रेशो लाइफ इंश्योरेंस में ही होता है। तो कितनी कंपनीज रिन्यूअल प्रीमियम अपना जनरेट कर पा रही है, यानी कि जो टोटल उनका प्रीमियम आता है उसमें से रिन्यूअल प्रीमियम कितना है। तो टोटल प्रीमियम यानी कि न्यू प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम अगर उसके मुकाबले देखें तो रिन्यूअल प्रीमियम इनका 86.50% का जनरेट हो रहा है। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है, यानी कि जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेशो मेंटेन करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूअल होंगे। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इसमें एचडीएफसी एवरेज हर कंपनी अपना मोर देन 80% का रिन्यूअल प्रीमियम यहाँ पे मेंटेन करती है, हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो में हम यहाँ पे उस कंपनी की हेल्थ को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उस कंपनी ने जितने भी इंश्योरेंसेस किए हैं, यानी कि उनकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है उसके सामने कंपनी के जो एसेट्स है वो कितने हैं, यानी कि कंपनीज के एसेट्स को हमने टोटल इंश्योरेंसेस कितने किए उसके सामने हम यहाँ पे देखते। अगर हम यहाँ पे एसबीआई लाइफ में देखें तो वो 215%, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 209%, एचडीएफसी लाइफ 176%। इस तरह से हमें यहाँ पे ये रेशो नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके कंबाइंड रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं। कंबाइंड रेशियो जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है। तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से ओवरऑल अपना इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो करेक्शन में भी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरल इंश्योरेंस में कंबाइंड रेशियोज को, तो कंबाइंड रेशियोज होता क्या है। तो कंबाइंड रेशियोज हमको ये बताता है कि हमारा जितना भी प्रीमियम कलेक्शन हो रहा है, चाहे वो न्यू हो या फिर रिन्यूअल हो, उसके सामने हमारे क्लेम्स कितने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको 100, अगर मान लीजिए हम क्लेम हमारे जो प्रीमियम कलेक्शन है वो 100 रुपीज़ का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्लेम्स है वो 100 रुपीज़ से हमें कम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर से या फिर पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से, जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो ये कंबाइंड रेशो लगभग 100% था, यानी कि जितना हमारा प्रीमियम कलेक्शन हो रहा है उतना ही हमारा क्लेम्स भी है।
उसके बाद अगर हम 2022 में देखें तो ये बढ़ कर के 109 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2022 में हमारा जो कलेक्शन है प्रीमियम का वो 100 रुपीज़ हो रहा है और क्लेम जो है 109 रुपीज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके मुकाबले अगर हम यहाँ 2023 को कंपेयर करें तो 104.5, यानी कि इसको हम 105 मान सकते हैं। तो थोड़ा सा ये पिछले साल के मुकाबले कूल ऑफ हुआ है। इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि जो कंबाइंड रेशो बढ़ने की वजह से, यानी कि 109 जब गया उस समय जो स्टॉक का करेक्शन में थे स्टॉक के प्राइसेस, वो अभी कुछ रिकवर होते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिर भी बिलो 100 बहुत अच्छा है। ये कंपनीज अपने आप को प्रॉफिट में इसीलिए दिखा पाती है क्योंकि इनका अदर इनकम एक होता है जो इन्वेस्टमेंट से होता है। तो बस इसी की वजह से ये जो कंपनीज हैं इनको प्रॉफिट्स होता है। और इन कंपनीज के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ये थोड़ा सा मैंडेटरी होती है। इसके बाद हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज को देखते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं। इनका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 51% है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल देखें तो SBI लाइफ का 91%, HDFC लाइफ का 54%। तो इस तरह से आप इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं तो इनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी ही होगी। इसके बाद हम इनकी इंश्योरेंस के जो कंक्लूजन्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम अगर देखें तो जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो लगभग 20 साल का पुराना सेक्टर है। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा कंक्लूजन देखें तो इंश्योरेंस का जो बिजनेस मॉडल है ये फाइनेंशियल सर्विसेज में अदर जो सेगमेंट्स हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनका एक मेजर इनकम तो इनका प्रीमियम कलेक्शन होता ही है, उसके साथ साथ इनका इन्वेस्टमेंट से भी एक इनकम आता है। और अगर हम तीसरा इसका कंक्लूजन देखें तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम और इनका प्रीमियम इनकम अगर देखें तो हम आने वाले दिनों में इसमें हम 15% प्लस की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमारा पर कैपिटा यानी कि हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ रहे। जैसे हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ेंगे तो लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस भी यहाँ पे थोड़ा अपना इंश्योरेंस की तरफ भी देखेंगे। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है। इसमें अगर देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसमें जो टॉप 20 कंपनीज आती है, फाइनेंस की जो टॉप 20 कंपनीज आती है उसमें हाउसिंग फाइनेंस का सिर्फ एक ही कंपनी आ रहा है और वो कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर हम इसके मार्केट कैप देखें तो लगभग 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इनके जो सेल्स है वो लगभग 22,700 करोड़ के यहाँ पे हमें इनके सेल्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है 12% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में 16% है। तो यही देखते हुए हम आने वाले समय में भी इसमें 12% प्लस की ग्रोथ की हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे। इसके बाद अगर हम इसके Q1 2024 के अगर हम रिजल्ट देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में जो सेल्स का ग्रोथ है वो 21% है, मार्जिन जो है वो 19.51 यानी कि ऑलमोस्ट 20% है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 42% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रहा है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 26 टाइम्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और अगर हम हाउसिंग फाइनेंस के अगर कंक्लूजन्स देखें तो आने वाले दिनों में हम एक अर्बनाइजेशन के वजह से इस हाउसिंग फाइनेंस में 12% प्लस का ग्रोथ उम्मीद करें, जो कि हमने इसके पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ में भी हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs यानी कि म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज। तो अगर इसमें हम देखें तो जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें HDFC AMC एक ही है टॉप 20 कंपनीज में आ रहा है। तो उसमें जो इनका मार्केट कैप है लगभग 52,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका सेल्स है वो लगभग 2,500 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम इनके सेल्स की 10 साल के सेल्स की ग्रोथ अगर देखें तो HDFC AMC में हम 12% का सेल्स ग्रोथ और 16% का प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हम इस इंडस्ट्री में 12 से 15% का ही ग्रोथ यहाँ पे हम उम्मीद करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम इसके Q1 फाइनेंशियल 2024 के अगर रिजल्ट्स को देखें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% है, मार्जिन जो है 64.8 ऑलमोस्ट 65% मार्जिन यहाँ पे मेंटेन कर रही है। तो ये AMC वाले कंपनियों का खर्चा ज़्यादा नहीं होता है तो इसकी वजह से ये लोग अपना काफ़ी अच्छा मार्जिन मेंटेन कर पाती है। काफ़ी कम कंपनीज है जो कि इस तरह का मार्जिन मेंटेन कर पाती है, उसमें AMC वाली कंपनीज आती है। और अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 52% का इनका यहाँ पे हम प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी के अगर रेशियोज देखें
तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 23% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है वो 13 टाइम्स है, और रिटर्न ऑन एसेट्स है वो लगभग 21.77% है। इसके बाद हम अगर AMCs के कंक्लूजन्स देखें, तो अगर हम देखें तो AMC इंडस्ट्री जो है इसने सबसे पहले 10 लाख करोड़ का AUM 2015 में क्रॉस किया था। यानी कि फर्स्ट टाइम ये लैंडमार्क जो 10 लाख करोड़ का AUM है वो 2015 में इसने कवर किया। अगर हम दूसरा कंक्लूजन देखिए तो ये एक लैंडमार्क AUM जो 50 लाख करोड़ का एक लैंडमार्क AUM जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए अभी एक बेस यहाँ पे सेट करता हमें नजर आ रहा है। और अगर हम तीसरा कंक्लूजन देखें तो अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर हम इसमें ये इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ के AUM को जाते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ यानी कि हाई ग्रोथ के साथ सिर्फ 9 सालों में 5 टाइम्स ये इंडस्ट्री हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम इसका चौथा कंक्लूजन देखें तो हमने सेल्स 10 पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ के समय भी हमने बात की थी कि ये आने वाले समय में हम इसमें 12 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अगला जो सेगमेंट आता है एक्सचेंज। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें तो टॉप 20 कंपनी में जो आ रही है वो सेगमेंट में एक कंपनी आ रही है, वो है IEX। अगर हम देखें तो इसको हम इसके मार्केट कैप लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका सेल्स जो है लगभग 475 करोड़ के आसपास इसका सेल्स है। इसके बाद अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 10 सालों में ये 13% के सेल्स ग्रोथ और 17% के प्रॉफिट ग्रोथ से हमें यह बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके बाद अगर हम Q1 के अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 6% का है, मार्जिन जो है 71.15% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि इन कंपनियों को ज़्यादा खर्चे नहीं होते, एक ही बार इनका यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए जो खर्चा होता है उसके बाद इनका फाइनेंस कॉस्ट कुछ रहता ही नहीं, तो जो धंधा होता है वो मेजॉरिटी बिजनेस इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से इनके इन कंपनीज के भी मार्जिन, कुछ गिने चुने कंपनी जो अच्छे मार्जिन में आती है वो उसकी तरह होता है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% का मार्जिन है मेंटेन करेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 7% का यहाँ पे हम प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद इसके हम प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो अगर देखें तो IEX में जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 38% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो है वो 3 टाइम्स है, और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो लगभग 21% का यहाँ पे है। अगर हम इसके एक्सचेंज के कंक्लूजन देखें तो सबसे पहला जो कंक्लूजन आज निकल के आ रहा है वो है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इन एक्सचेंजेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और दूसरा अगर हम इसमें कंक्लूजन देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सचेंजेस आज काफ़ी बड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम तीसरा कंक्लूजन देखें तो हमारे भारत देश में ये एक नया सेगमेंट है, और डेवलप्ड कंट्रीज की तरह आने वाले दिनों में हम इसको एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट होता हुआ देख सकते हैं। यानी कि अभी करंट सिचुएशन में हम इसको एक इमर्जिंग सेक्टर मान सकते हैं। इसीलिए हम इसमें एक जो हमारा फोर्थ कंक्लूजन है लगभग 15 से 20% का यहाँ पे हम ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हर सेगमेंट इंडिविजुअली। तो अभी हम फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का अगर कंक्लूजन करने जाते हैं, और अगर मान लीजिए आप सबसे पहले कि पहली बार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपका क्रोनोलॉजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें PFC REC जैसी कंपनीज आती है जो कि 10 से 12% की ग्रोथ से यहाँ पे बढ़ने वाली है, तो सबसे पहला हमारा इन्वेस्टमेंट तो उसमें ही जाए। तो हम उसमें हमें क्रोनोलॉजी डिसाइड करेंगे और उस क्रोनोलॉजी वाइज हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे NBFC को, और उसमें भी हम NBFC में भी प्राइवेट NBFCs को 15 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट के NBFCs है उसमें हम 10 से 12% की ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे मैंने PFC REC कंपनीज बोले, तो उसमें 10 से 12% की ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमको 15% प्लस की ग्रोथ हमें दे सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो 10 to 12% ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें हम एक्सेप्शन अगर स्टेट बैंक को छोड़ दे, क्योंकि स्टेट बैंक के अदर भी बिजनेसेस जैसे उसके लाइफ इंश्योरेंस हो गए, जनरल इंश्योरेंस हो गए, इस तरह से उनके और भी बिजनेसेस है, तो इसकी वजह से हम स्टेट बैंक में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो सेगमेंट आता है हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें हम अर्बनाइजेशन की वजह से 12% प्लस का ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला जो सेगमेंट आता है वो लाइफ इंश्योरेंस आता है, जिसने हमने जैसे देखा हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ रहे, तो उसकी वजह से हम 15% का ग्रोथ यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, जैसे हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफ़ी बड़ा सेक्टर अभी आज बन चुका है, वैसे हम आने वाले दिनों में इसमें हम इंडिया में भी उम्मीद कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम इसमें 15% प्लस की ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और जो AMCs है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज,
जैसे हमने देखा कि उसने सिर्फ 9 सालों में ही लगभग 5 गुना हो गया, तो बहुत अच्छा ग्रोथ उसने यहाँ पे हमें दिखाया है। तो ये सब बातों को हम कंसिडर करते हुए हम इसमें भी 12 से 15% की ग्रोथ की हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जस्ट हमने एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ एक प्रेजेंटेशन है। और जैसे मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही बताया था कि मैं अमल देशमुख कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं खुद भी पिछले कई सालों से म्यूचुअल फंड के बिजनेस में हूँ, तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपना शेयर मार्केट भी सीख रहा हूँ। तो अगर आप कोल्हापुर के नियर बाय सिटी से बिलोंग करते हैं और अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.